नमस्कार, मैं हूं रवि खैंथरा। एचएनएम पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति भी शुरू हो गई। चारधाम यात्रा में तैयारियों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार हर एक साल बेहतर व्यवस्थाओं का दावा तो करती है, लेकिन सवाल उठ जाते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए, फिर चर्चा करेंगे। प्रदेश के अंदर जो सरकार है वो खुद कंफ्यूज है। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड में सरकार कंफ्यूज है या फिर विपक्ष, ये कौन तय करेगा? सरकार कह रही है कि चारधाम यात्रा की तैयारियां आखिरी चरण में है और विपक्ष कह रहा है कि लाखों यात्री आएंगे तो फिर तीर्थ यात्रियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है। आज प्रदेश के अंदर जो सरकार है वो खुद कंफ्यूज है, खुद भ्रम में है कि वो कितने यात्रियों को अलाउ करना चाहती है इन चारों धामों में। ये मेरा बड़ा प्रश्न है सरकार से। अभी यात्रा शुरू होने में 10 दिन है, 10वें दिन शुरू होगी। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह से भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि एक ओर यात्रियों के ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण की बात कह रही है, तो दूसरी ओर ये कह रही है कि पंजीकरण हो या गैर पंजीकृत सभी को यात्रा की अनुमति दी जाएगी। सरकार ने एक तरफ पंजीकरण शुरू किया ऑनलाइन, दूसरी तरफ 28 तारीख से 28 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो रहा है। और दूसरी तरफ सरकार क्या कह रही है कि असीमित जितने भी यात्री आना चाहें वो आ जाएं, हम किसी को रोकेंगे नहीं। अगर आप असीमित यात्रियों को आमंत्रित कर रहे हैं तो आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण के क्या मतलब हैं? क्या ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण के अलावा अगर कोई लोग बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचेंगे, जैसा सरकार कह रही है कि हम किसी को रोकेंगे नहीं, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पिछली बार आपने देखा यमुनोत्री में भी, केदारनाथ में भी और बद्रीनाथ में भी किस प्रकार से लोगों ने धक्का मुक्की हुई, क्योंकि असीमित लोग पहुंच गए और क्राउड मैनेजमेंट वहां पर था नहीं। तो क्राउड मैनेजमेंट अगर नहीं होगा और असीमित लोगों को आप आमंत्रित कर देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोगों की सुरक्षा से, यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि यात्रा शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन सरकार के पास ठोस योजना और व्यवस्था का अभाव है। सबसे गंभीर बात तो ये है कि मंत्री को IIM रोहतक की उस रिपोर्ट की जानकारी नहीं है जिसमें यात्री मार्गों को लेकर और तीर्थ स्थलों की भार वाहन क्षमता का विश्लेषण किया गया, जबकि मुख्य सचिव इस रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा बैठक कर चुके हैं। उन्होंने चेताया है कि असमत यात्रियों को आमंत्रण देने से भीड़ प्रबंधन पूरी तरह से फेल हो सकता है, जैसे कि पिछले वर्ष देखने को मिला था। उत्तराखंड की सरकार ने IIM रोहतक से एक पूरे उत्तराखंड के जो तीर्थ स्थल हैं उनकी जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, भार जो वहन करने की क्षमता है, उसके बारे में एक रिसर्च करवाया और उस रिसर्च की रिपोर्ट राज्य की सरकार के पास है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं, जो तीर्थाटन और पर्यटन भी देखते हैं, सतपाल महाराज, उनको उस रिपोर्ट के बारे में मालूम ही नहीं, जबकि राज्य की चीफ सेक्रेटरी जो रही राधा रतूड़ी जी, बाकायदा उन्होंने इस रिपोर्ट का जिक्र भी किया, इस रिपोर्ट के बारे में रिव्यू भी करा, अधिकारियों के साथ चर्चा भी करी। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं। धस्माना ने कहा कि सड़क सुरक्षा के मामले में भी सरकार की तैयारियां बेहद कमजोर है। पिछले 5 वर्षों में औसतन हर साल 1000 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है और लगभग 1500 लोग घायल हुए हैं। इस वर्ष की पहली तिमाही में ही 275 लोगों की सड़क हादसे में जान जा चुकी है। उन्होंने मांग की है कि सरकार यात्रियों की संख्या पर नियंत्रण रखते हुए बाहर वाहन क्षमता का सख्ती से पालन करे और यात्रा मार्गों पर समुचित सुरक्षा, चिकित्सा, भोजन, आवास और दर्शन की व्यवस्था सुनिश्चित करे। 275 people have lost their lives in उत्तराखंड in road accidents। अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है, अभी लीन पीरियड है। जनवरी, फरवरी, मार्च ये लीन पीरियड होता है और 275 लोगों की जान यहाँ पर जा चुकी है रोड एक्सीडेंट्स में। रोड सेफ्टी के क्या इंतजाम है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो दावा वो कर रही है कि 50 से 60 लाख यात्री यहाँ पर पहुंचेगा,
उनकी सुरक्षा के क्या प्रबंध हैं, उनके बोर्डिंग एंड लॉजिंग के, उनकी हेल्थ के, उनके यातायात के, ये तमाम प्रबंधों की व्यवस्था क्या है, ये राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। बात सिर्फ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष की नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा कह रहे हैं कि सरकार का केवल ध्यान यात्रियों के पंजीकरण पर है। ये नहीं सोचा जा रहा है कि व्यापार बढ़ रहा है या फिर नहीं, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी या नहीं। करण माहरा ने कहा कि केवल गाड़ियों की धूल, गाड़ियों के धुएं, प्रदूषण देखने के लिए उत्तराखंड नहीं बना है। पुरानी सरकारों में कम से कम व्यवस्थाएं तो अच्छी थी, जिससे यात्री 10 दिन के अंदर चारधाम के दर्शन कर सकते थे। हमारी आस्था के साथ साथ ही हमारे लिए अन्नपूर्णा के रूप में रोजगार भी है। 3-4 महीने की मेहनत के बाद हमारे पूरे परिक्षेत्र के लोगों का 12 महीने का राशन इससे चलता है, बच्चों की फीस इससे जाती है। लेकिन जो इधर देखने में आ रहा है, सरकार का केवल ध्यान इस बात में कि पब्लिक कितने आई, कितने रजिस्ट्रेशन हुए। हकीकत ये होनी चाहिए कि हमारा व्यापार बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, हमारे लोगों को सुख सुविधाएं हो रही नहीं। हम केवल गाड़ियों की धूल, गाड़ियों के धुएं से प्रदूषण को सहन करने के लिए उत्तराखंड नहीं बनाया है। हमारे यहाँ लोग आए और तारीफ करते हुए जाए कि बड़ा अच्छा इंतजाम थे, अच्छा लगता। पुरानी सरकारों ने बहुत सोच समझ के 10 दिन का एक वो बनाया था कि कम से कम 10 दिन में यात्रा 4 जगहों की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा इन्होंने खत्म कर दिया। अब सुबह आदमी दूसरे राज्य से चल रहा है, शाम को दर्शन कर रहा है और रातों रात चल के वो अपने राज्य में वापस चले जा रहा है। उत्तराखंड के होटलियर्स को, होम स्टेज को, रेस्टोरेंट वालों को, गाड़ी वालों को कहाँ कुछ मिल रहा है। हम केवल और केवल जाम झेल रहे हैं, हम केवल और केवल प्रदूषण झेल रहे हैं और उत्तराखंड को कुछ नहीं मिल रहा, केवल बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठकें कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। सचिव स्तर के अधिकारी मौके पर जाकर तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। यात्रा मार्गों पर रहने, खाने पीने और स्वास्थ्य जांच पर गंभीरता से काम किया जा रहा है और इसका दावा भी लगातार सरकार कर रही है और विपक्ष तैयारियों पर सवाल उठा रहा है। यात्रा में लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री शामिल होते हैं, जिससे सरकार को राजस्व भी प्राप्त होता है और स्थानीय लोग लाखों रुपए का रोजगार भी चलाते हैं। लिहाजा ये तो जरूर है कि यात्रियों के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। मां गंगा और मां यमुना के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। 4 मई को बद्रीनाथ भगवान के कपाट खुलने के साथ यात्रा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। लेकिन यात्रा को लेकर जहां एक और सरकार ये कह रही है कि वो बेहद गंभीर है, तमाम बैठकें भी चल रही हैं, मुख्यमंत्री खुद वर्चुअली और उसके साथ साथ इससे संबंधित सचिवालय में कई बैठकें भी कर चुके हैं, लेकिन विपक्ष ने कई सवाल उठाए। विपक्ष ने एक बड़ा सवाल उठाया कि जिस तरीके से सरकार कह रही है कि सभी को आमंत्रित किया गया है, ऑनलाइन पंजीकरण कराए जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्थाएं भी की गई हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर आती है तो उसके लिए मैनेजमेंट के लिए क्या तैयारियां सरकार के पास है और वाहनों को लेकर भी यहाँ पर बात की जा रही है कि पार्किंग की क्या व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा ये भी बात की गई कि सरकार ने जो ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण के अलावा एक बात कही है कि किसी भी यात्री को जो यहाँ पर आता है उसे नहीं रोका जाएगा, तो फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण की आवश्यकता क्या है। इस तरीके के सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं, जिस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से अगर बात करें तो उनका यह कहना है कि चारधाम के लिए पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं और क्योंकि चारधाम के लिए अब ज़्यादा वक्त नहीं है, 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत है, लेकिन उससे हम देखते हैं कि 4 से 5 दिन पहले ही यात्रियों की आवाजाही यहाँ पर शुरू हो जाएगी और धामों में अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो या फिर जिन जिन इलाकों से चारधाम यात्रा गुजरती है वहाँ पर सड़कों का प्रबंधन हो, उन तमाम चीज़ों को बेहतर करने के दावे सरकार की ओर से किए गए हैं। पंजीकरण की अगर बात करें तो अभी तक 18 लाख का आंकड़ा छू चुका है ऑनलाइन पंजीकरण का। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार यात्रियों की संख्या बेहताशा हो सकती है, तो बेतहाशा संख्या के लिए सरकार के पास क्राउड मैनेजमेंट की तैयारियां क्या हैं, उस पर भी सवाल बनते हैं और सरकार इस पर अपनी तैयारियों को देखते हुए कह रही है कि उनकी ओर से पूरी तरीके की व्यवस्था की गई है। जैसे कि अगर कुछ नए कामों की बात की जाए तो सरकार ने पहले 1 महीने तक वीवीआईपी के दर्शन पर रोक लगाया है और इसके लिए उन्होंने आग्रह किया है। तमाम जो राज्य हैं वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को ये पत्र लिखा जा चुका है कि पहले जो महीने में जब ज़्यादा भीड़ बनती है तो उस वक्त वीवीआईपी यहाँ पर चारधाम यात्रा में
ना आए, और अगर आते भी हैं तो एक आम श्रद्धालु की तरह दर्शन करेंगे। ये तैयारी सरकार की ओर से है, लेकिन ये तैयारी को अमली जामा पहनाना और धरातल पर क्या कुछ रहेगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें तो धाम के 30 मीटर के परिसर में किसी भी तरीके की रील्स बनाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इस पर भी कितनी इसको सख्ती के साथ यहाँ पर लागू किया जाएगा ये भी देखने वाली बात है। सरकार का यह कहना है कि पहले की अपेक्षा उत्तराखंड में अब सड़कें और बेहतर हो गई हैं। ऑल वेदर रोड उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको चारधाम यात्रा को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि जो जाम की समस्याएं हैं या यहाँ पर आवाजाही की समस्या है, लैंडस्लाइड की दिक्कतें, इन तमाम दिक्कतों को समय रहते दूर कर लिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन विपक्ष के भी कई सवाल हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि चारधाम यात्रा में क्या तैयारियां हैं और इन तैयारियों को लेकर सीधे तौर पर सरकार को यहाँ पर जवाब देना चाहिए, और जो दावे सरकार कर रही है उस पर सवाल विपक्ष ने उठाए। तो 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में यात्री यहाँ पर शामिल होते हैं। विपक्ष ने यात्रा की तैयारियों पर एक बार फिर से सवाल उठा दिए। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार को कंफ्यूज बता दिया विपक्ष ने। सड़क हादसों पर भी सरकार को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लगातार उत्तराखंड में सड़क हादसे हो रहे हैं, लेकिन इन हादसों के लिए जो सड़कों पर इस तरीके के हादसे न हो उसको लेकर सरकार के पास क्या तैयारियां हैं, इस पर भी जवाब देना होगा। सरकार भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है यात्रियों को लेकर कि ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण और किसी भी यात्री को ना रोकना। तो ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जो चारधाम है वहाँ की जो धारण क्षमता है उसकी एक रिपोर्ट भी सरकार के पास है। इस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए और धारण क्षमता पर बात की है। तो इस पर सवाल है कि क्या कांग्रेस चाहती है कि जो चारधाम है वहाँ पर यात्रियों की संख्या को सीमित किया जाए, या यात्रियों की संख्या को लेकर कोई गाइडलाइंस जारी किए जाएं। तो ये तमाम सवाल है जिसको हम चर्चा में शामिल करेंगे, और चारधाम यात्रा को लेकर क्या तैयारियां हैं, और क्योंकि अब अंतिम दौर में तैयारियां पहुंच गई हैं, तो अंतिम दौर में जब तैयारियां पहुंची तो सरकार की क्या इस पर अब अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है, और इस पर क्या महत्वपूर्ण है इस बार, कैसे क्राउड मैनेजमेंट करेंगे, इसको लेकर भी विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। तो क्वेश्चन आवर में हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई। चारधाम यात्रा 2025 के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं है। 30 तारीख से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। बहुत कम दिन, अब चंद दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 4 से 5 दिन पहले यात्रियों की आवाजाही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर शुरू हो जाती है। हम सबकी शुभकामनाएं कि यात्रा बहुत बेहतर तरीके से चले। हमारे सामने चुनौतियां बहुत होती हैं, चाहे वो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हो, यहाँ का मानसून हो, या फिर जिस तरीके से क्राउड बहुत ज़्यादा शुरुआती तौर पर आता है। ये तमाम चुनौतियां हमारे पास है, जाम लगने की समस्या हमारे पास है। लेकिन सरकार की क्या तैयारियां हैं इस चारधाम यात्रा को लेकर, और विपक्ष के सवालों पर सत्ताधारी पार्टी का क्या कहना है, चर्चा शुरू करते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ राजेश बिष्ट जी जुड़े हैं वर्चुअली। बिष्ट जी, आपका बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। हमारे साथ कांग्रेस से के प्रवक्ता पंकज क्षेत्री जी स्टूडियो मौजूद हैं। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। टीकम राठौर जी हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से। राठौर जी, बहुत स्वागत। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है, बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत जी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में। सबसे पहला सवाल राजेश बिष्ट जी आपसे। कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। अभी तक तो ये कहा जा रहा था, जब भी हम चर्चा कर रहे थे तो कांग्रेस ने कहा कि एक विपक्ष के नाते कि जब यात्रा शुरू होगी तो तभी तैयारियां देखी जाएंगी कि क्या कुछ धरातल पर है। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि सरकार कंफ्यूजन की स्थिति में, भ्रम की स्थिति में यात्रा को लेकर, कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, ऑफलाइन भी हो रहे हैं, और किसी को रोका भी नहीं जाएगा। तो कांग्रेस क्या कहना चाह रही है, और जो कांग्रेस का सवाल है इस पर क्या जवाब दिया जा सकता है? बिष्ट जी। रवि भाई, मैं इसमें यह कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ये जो महत्वपूर्ण चारधाम यात्रा है, जो उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी है, इसकी सफलता से ज्यादा वो ये कयास लगा के बैठी है कि विफलता कैसे होगी। तो वो जिस मानसिकता के दौर से गुजर रही है, इसमें कांग्रेस पार्टी का दोष नहीं है, क्योंकि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उन्हें कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी में होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सौभाग्य नहीं मिला। अब जो इनकी पार्टी में बुद्धिजीवी लोग थे, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आके लेकर चल रहे थे, वो कांग्रेस पार्टी में रहे नहीं, या तो वो अन्य पार्टियों में जुड़ गए, या उन्होंने इस कांग्रेस की क्षीण मानसिकता वाली पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। तो अब जो लोग निकल कर आ रहे हैं वो मीडिया अटेंशन के लिए कोई ना कोई ऐसी बात तो जरूर कहेंगे जिससे सरकार पे जिस प्रकार से वो आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से सरकार की विफलताओं को गिना रहे हैं, उसमें वो ये भूल जा रहे हैं कि जिस जनता ने इस सरकार पे विश्वास करके उसको पिछले 8 सालों से मौका दिया है,
और निरंतर आगे भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता जिस प्रकार से देश के अंदर और प्रदेश के अंदर बढ़ती जा रही है, ठीक। चार धाम यात्रा पर बोलो ना ठीक है, ठीक है। अब बेबुनियाद बिरजीत आरोप तैयारियों पर, कई मायने नहीं रखते। तैयारियों पर, अब तैयारियों पर, तैयारियां क्या है जो अब ये कांग्रेस- तैयारियां तैयार- बात करो आप। नहीं, देखिए, जहां पे आरोपों की बात है, आरोपों पे मुझे कहना जरूरी था, क्योंकि अगर ठीक है, इस तरह ठीक के है। बेबुनियाद आरोप लगेंगे, सरकार पे क्वेश्चन ठीक है, होगा अच्छा, हाँ। कि आप कर क्या रहे हैं, आप कर हाँ, क्या रहे हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूं, पूर्व में जो यात्राएं इस प्रदेश के अंदर निरंतर कई वर्षों से होती रही, जब सरकारें नहीं होंगी तब भी ये यात्रा अपने स्तर से चलती आ रही होगी। वही यात्रा जो पिछले अनुभव रहे हैं, जिन अनुभवों में चाहे कभी सड़क में समस्या रही हो, सड़क बाधित रहने की समस्या रही हो, कहीं पानी की समस्या रही हो, कहीं स्वास्थ्य की समस्या रही हो, कहीं खच्चरों के देख रेख या उनके पंजीकरण की हो, लोगों के आने जाने में जो जाम लगता है उनकी समस्या, उन सब समस्याओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछले 4 महीने से लगातार बैठकों का दौर है, और उस दौर में चिंतन मनन करके हर एक व्यवस्था को बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है। चाहे लोगों के रजिस्ट्रेशन की बात हो, चाहे उन्हें एक चेक पोस्ट पे आकर आगे किसी और चेक पोस्ट पे, जो विपक्ष का एक सवाल था पिछली डिबेट्स में कि जी एक चेक पोस्ट के बाद हर चेक पोस्ट में चेक किया जाता है, उससे उन्हें निजात की बात कही गई है। दूसरा, जो इस समय इस प्रदेश के अंदर जो उत्पाद हो रहे हैं, जो व्यंजन यहाँ पे होते हैं, उन सबको हमारे जितने व्यवसायी बंधु हैं, जितने होटल व्यवसायी हैं, उन सबको कहा गया है कि हमारे जो प्रदेश के व्यंजन है उन सबको यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को दिए जाए, जिससे हमारे लोगों की जो मुख्य उत्पादन है उसका प्रचार प्रसार देश के अन्य कोनों में किया जाए। इस समय बिल्कुल प्लास्टिक मुक्त अगर कहेंगे तो कहीं पे बिल्कुल इस तरह से जोन्स बनाए गए हैं कि वहां पे प्लास्टिक की किसी तरह की सामग्री का इस्तेमाल नहीं होगा। चिकित्सक प्रदेश में जितने हैं वो तो वहां पे रहेंगे ही रहेंगे, केंद्र के द्वारा भी वहां वरिष्ठ और बहुत अच्छे जो चिकित्सक है उनकी व्यवस्था करवाई गई है। ठीक है, जगह जगह पे स्वास्थ्य परीक्षणों के लिए उनके डॉक्टर्स के शिविर लगाए जाएंगे। लोगों की व्यवस्था किस रूट पे कहां कैसे जा रहे हैं और कहां उनका स्टॉपेज है, उसकी सरकार के पास पूरी जानकारी रहेगी। जहां तक जाम लगने की बात है, नेपाली फार्म के बाद अगर किसी आदमी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अस्वस्थ होगा, तो उसको वहीं रोक दिया जाएगा। तो किसी तरह के सवाल पे कयास लगा के अनर्गल बयानबाजी देना ठीक है, कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं ठीक है। देता मैं पंकज मैं ये क्षेत्री जी, मानता हूं ये यात्रा हर हाल में उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसमें आपसे जो सहयोग बन सकता है उस पे बात कीजिए, ठीक है। कोई सुझाव है आप उस पे दीजिए। पंकज जो क्षेत्री जी से पूर्ववत स्पष्ट रहे, कर लेते हैं इस उसको बात मत गिनिए यहाँ को। पर। पंकज क्षेत्री जी, कि आपकी पार्टी के लोगों ने कहा ऑफलाइन ऑनलाइन पंजीकरण और जो भी आ रहा है उसको नहीं रोका जाएगा यात्रा में, और यात्रा का मौका देना भी चाहिए, रोकना तो ठीक भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से धारण क्षमता की बात भी सुरक्षा 10 मना करते हैं, मतलब क्या चाहते हैं आप लोग? एक क्या संख्या सीमित कर देनी चाहिए, कोई बाध्यता लगा देनी चाहिए? मतलब कांग्रेस किस तरीके से चाहती है क्राउड मैनेजमेंट? आप एक मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में सवाल उठा रहे हैं, तो सलाह क्या है? सलाह से पहले सवाल ये है कि आप सत्ता पर बैठे हुए हैं, सत्ता पे बैठे होने के बावजूद आप पिछली यात्राओं का अनुभव उठा लें तो उन यात्राओं का जो अनुभव रहा है बहुत अच्छा नहीं रहा है। कितने वीडियोस बन के आते हैं, लोग यहाँ से जाते हैं, दुखी होके जाते हैं, कोसते हुए जाते हैं प्रशासन को, शासन को, सरकार को। तो मुख्य विपक्षी दल होने के नाते, उत्तराखंड के लोगों के हितैषी होने के नाते, क्योंकि ये यात्रा केवल उत्तराखंड की एक कहिए कि बिजनेस यात्रा नहीं है, एक धार्मिक यात्रा के साथ साथ एक रीढ़ की हड्डी है जो पूरी पहाड़ की आर्थिकी का जो है पैमाना है। आप समझिए कि इस यात्रा में यदि यात्री यहाँ से दुखी होकर जाता है, परेशान होकर जाता है, तो तमाम जो है बुरा प्रभाव पूरे देश पे पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले आप देखिए, शुरू कर लीजिए, आप नेपाली फार्म की बात कर रहे हैं, नेपाली फार्म से जाम शुरू हो जाता है एक फ्लाईओवर छोटा सा, मैं कहता हूँ 100 मीटर का फ्लाईओवर, ये जैसी हम एंटर करते हैं रेलवे फाटक का, नेपाली फार्म के पास ये नहीं बना पाए हैं आज तक। फिर ये जाके आप देखिए वो नाके पे ऋषिकेश में, जैसे ही हम मधुबन आश्रम के पास से गुजरते हैं तो कैलाश गेट पे जो स्थिति है उससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा बिष्ट जी को, आप भी थोड़ा सा इसमें समय निकालें और एक बारी होके आएँ, तो आपको जब पता चलेगा कि किस प्रकार से 3-3, 4-4 घंटे जाम में बच्चों के साथ खड़े रहते हैं लोग, बिलखते हैं,
कितने एक्सीडेंट होते हैं, सड़कों पे मवेशी घूम रहे हैं और कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, आदमी की मृत्यु हो रही है और किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं लचर हैं, वो सीधा सीधा दिख रहा है। अब उसमें हम अगर मुख्य विपक्षी दल होने के नाते प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो हमारा उद्देश्य जनता का हित है सर्वोपरि, ना कि हम अपनी सलाह दें इनकी गलत कार्यों में, इनका हम जो है इनको सहयोग करें। तो सीधा सीधा हमारा ये आरोप है कि आप सीधे इस पे एक गाइडलाइन तय करें, आप बताएं, उसे सार्वजनिक करें कि आपने अभी तक कितने डॉक्टर कहां पर हैं, कितनी पार्किंग व्यवस्था है, कितनी जो है वहां पर आपने अभी नए जो है पुल का निर्माण किया है। आप वहां बताएं कि उस रायवाला उसका क्या करेंगे आप, रेलवे फाटक का। आप बताएं कि आगे जो कैलाश गेट पे जो जाम लगता है उसके लिए क्या व्यवस्था है। आप बताएं आगे जो शुरुआत होती है यात्रा की, उसमें तमाम जगह जगह पर उनको प्रताड़ित किया जाता है, रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन ऑनलाइन। आप हमारे सामने, आपको अगर सीधा सीधा माँ वैष्णो देवी की यात्रा होती है, वहां पर आप जाइए, व्यवस्था देखिए, उन्हें पता है नीचे जो चेक पॉइंट है, उनको पता है ऊपर कितना हजार आदमी वहां गया है और वो कितने हजार आदमी कहाँ ठहरे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या उनकी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। हमारे यहाँ तो बिल्कुल एकदम से अनियंत्रित भीड़ को मानो दुर्घटना के लिए बुलावा देने के लिए भेज दिया जाता है कि आप जाइए, उसके बाद राम भरोसे आप बारिश हो जाए, आप देखिए लैंडस्लाइड हो जाए, कहां से आप देखिए, आप तोता घाटी को आज तक स्थिति क्या है, सिरोबगढ़ की क्या स्थिति है, काकड़ा की क्या स्थिति है, वहां घंटों घंटों जाम लगता है, छोटे छोटे बच्चे बिलखते रहते हैं, बड़े बुजुर्ग वहां पे कई हमने पिछले हमारा कटु अनुभव रहा है कि वहां से आए थे ठीक ठाक और गए हैं वो एक एम्बुलेंस में शव के रूप में। तो ये इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, होती आई हैं, कटु अनुभव रहा है, उसको देखते हुए हमारा काम है कि सत्ता को जो कुंभकर्णियां नींद पे सो रही है उसको उठाना और बताना कि आप कार्य करिए। आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए बस दिल्ली की तरफ और दिल्ली की तरफ सब दिल्ली भाग रहे हैं। तो मेरा हम कहना यह है कि जो सवाल उठाए हैं वो बिल्कुल वाजिब हैं और कितनी अच्छी जो रिपोर्ट आई है उस पर आप ये देखिए कि IIM रोहतक की रिपोर्ट पर्यटन मंत्री को ही नहीं पता है। तो बड़ा दुख का विषय है, इस पर काम होना चाहिए और एक एक यात्री, एक एक बच्चा, एक एक वृद्ध, एक एक परिवार जब यहाँ से जाएं तो उत्तराखंड को एक दुआ देके जाए और यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेके पूरे देश में जाए, हमारा ये मानना है। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने कहा कि आप लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण हो रहे हैं, तो उनका मतलब क्या है कि जब सभी लोगों को यहाँ पर आना है तो कांग्रेस क्या चाहती है, वहां संख्या सीमित कर दी जाए, क्या चाहते हैं? संख्या सीमित ना हो, जितने भी लोग आ रहे हैं उनको बुलाया जाए, परंतु उसका एक तरीका हो कि कितने लोग जा रहे हैं, उनकी क्या व्यवस्था है ऊपर। ये हमारे पास, आप डिजिटल इंडिया कहते हैं, आप टोल पे आप देखिए, आप खड़े होइए टोल पे और टोल पे आपका फास्ट टैग से तुरंत पैसे काट लिया जाएगा। तो ये सुविधा आप ये फास्ट टैग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? नहीं, आप चाहते हैं कि एक संख्या सीमित हो, संख्या सीमित ऊपर जाने की हो, लोड बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से हो, कितने वहां पे रुकने की व्यवस्था है। आप समझिए अब बारिश का मौसम हो जाता है, आंधी है, तूफान है, वहां पे कितने डॉक्टर हैं, कितने नर्सेज हैं, कितने कंपाउंडर हैं, कितने टॉयलेट हैं, सारी व्यवस्था के जितनी व्यवस्था है उतना आदमी ऊपर जाए, बाकी जैसे वो आदमी फिर नीचे आता है तो फिर दूसरे लॉट को भेजा जाए। तमाम जो है भारतवासियों का स्वागत होना चाहिए यात्रा में। यात्रा सीमित नहीं होनी चाहिए, यात्रा का तरीका नियंत्रित होना चाहिए और पूरा डिजिटल इंडिया चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल करिए, यहाँ पर एक से बड़े टेक्नोक्रेट को बुला के बात करिए क्या है। आप अपनी वेबसाइट तो हैक रहती है, पूरे साल भर बंद रहती है तमाम वेबसाइट, ये क्या डिजिटल इंडिया करेंगे? ये बस पैसा लूटने के लिए फास्ट टैग वहां से काट लेते हैं। उसका इस्तेमाल करिए, कितना आदमी ऊपर गया फास्ट टैग से वो जाए, पूरा जिस प्रकार फास्ट टैग है, एक टैग इस्तेमाल हो 4 धाम का, एक एक आदमी का पता हो, एक एक आदमी कहां पर है, इस समय क्या लोकेशन है उसका पता हो, तो उसको हम सुविधा दे पाएं। कभी संकट की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में, मौसम अनुकूल नहीं रहता, उस स्थिति में हम उनको सेवाएं दे पाए और जब यहाँ से आदमी जाए, यात्री जाए तो एक अच्छा अनुभव लेके जाए, हमारा मानना है। ठीक, टीकम राठौर जी, आप लोगों का क्या कहना है? कांग्रेस ने जो सवाल उठाए उन सवालों को लेकर और सरकार जिन तैयारियों की बात कर रही है। देखिए रवि जी, कांग्रेस ने जो सवाल उठाए, कांग्रेस ने भी कोई गलत सवाल नहीं उठाए हैं। अभी जैसे प्रतापनगर के विधायक जी ने कहा कि भाई
उन्होंने पूरा पर्टिकुलर एरिया को चयनित करके उन्होंने कहा है कि भाई यहाँ ना तो हैंडपंप है, ना यहाँ पानी की व्यवस्थाएं हैं, ना यहाँ पे हमारी ये रोडों के जो गड्ढे हैं ये भी तमाम जगह दिख रहे हैं। तो मुझे तो लगता है यदि कोई सलाह दे रहा है तो उसमें जो सत्ता पर बैठी पार्टी है उसको सोचना चाहिए। जब वो ये सुझाव भी नहीं लेगी तो विपक्ष क्या करेगा? ये तो हम तो यही कहेंगे कि ये एक रेखी रूप से चल रहे हैं और जो कि किसी भी राज्य के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, सुझाव क्या आपका? सुझाव ये है कि जिस प्रकार से इन्होंने खैर काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं। अभी यमुनोत्री में इन्होंने ये नई व्यवस्था के तहत बना रहे हैं कुछ कार्यक्रम कि जो वहाँ से जो 6 किलोमीटर का एरिया है, जो पैदल का एरिया है, उसमें इन्होंने कहा है कि हम लोग यहाँ पे जो सिंचाई विभाग वाले हैं ये मशीनें वहाँ पे पहुँचाएंगे कि यदि बाई दफे कुछ ऐसे ही आपदा आती है तो वहाँ पे उसको तुरंत ठीक करने का काम करेगी। तो ये इन्होंने इसमें चीनूक हेलीकॉप्टर को भी इन्होंने अभी आज ही के दिन इन्होंने इस पे एक क्या बोलते हैं निरीक्षण भी किया, हवाई निरीक्षण किया कि भाई ये जो हेलीपैड बना है, ये जो चीनूक हेलीकॉप्टर जो वहाँ उतरेगा उसके लिए ये वाकिफ है या मतलब उसमें कुछ खामियां रह सकती है या हम इस पे रिस्क ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। ये तमाम आज इनका परीक्षण भी था, 21 तारीख इन्होंने कहा था, तो मुझे लगता है दिन में आज हो गया होगा इसमें परीक्षण। तो ये जो मशीनें हैं यदि ये मशीनें वास्तव में चली जाएंगी तो वहाँ पे यदि पिछली बार की तरह जैसे 2024 में वहाँ आपदा आई थी तो तमाम बाढ़ और ओलावृष्टि के कारण वहाँ काफी नुकसान हो गया था। तो ये सुधार यदि वो मशीनें कर सकती है, और ये तो इन्होंने पूरा कर ही दिया, पिछला जो आंकलन इनका था ये पूरा कर दिया है। आगे के लिए जो विपत्ति का जो समय ऐसा ना आए उससे निपटने के लिए इन्होंने इस मशीनों की बात की है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यदि विपक्ष कोई भी किसी भी रूप में कोई अपना सजेशन देता है, कोई अपनी ऐसी रणनीति बताता है, तो मुझे लगता है सरकार को बिल्कुल उस पर मंथन करना चाहिए और एक क्या कहते हैं बुद्धिजीविता या बुद्धिमत्ता के रूप में उसको स्वीकार करना चाहिए और उस पर आकलन करना चाहिए। मैं विजय को ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से अभी पंकज भाई ने कहा कि डिजिटल इंडिया, भाई डिजिटल इंडिया है, ठीक है हम मान रहे हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया को आप धरातल पे भी तो उतारोगे या उतारोगे ही नहीं, हवा में ही रखोगे उसे। तो ये जो तमाम बिंदु है, यदि कोई बात कह रहा है हम मानते हैं कि विपक्ष किसी तरीके से आपकी किरकिरी करेगा, लेकिन ये प्रदेश का मुद्दा नहीं है। प्रदेश की जो हमारी आर्थिकी, यदि कांग्रेस भी इसको गलत रूप में दर्शाएगी तो हम बैठे हैं ना, हम भी यूकेडी वाले बैठे हैं, हम भी इनका विरोध करेंगे। ये जो आर्थिकी है ये हर परिवार का जो दिनचर्या का जो चलने वाली जिंदगी है, जहां से उनकी आर्थिकी यानी उनके परिवार चलने हैं। यदि आप सरकार में बैठे हुए सत्ताधीश यदि आप इस पे स्पष्ट नीतियों के तहत कार्यक्रम नहीं बनाएंगे, ये जो ठहराव केंद्र है, आपने कहा कि जो पंजीकरण की आपने बात की, भाई आपने ऑनलाइन ऑफलाइन की बात की, उसके बाद आपने फिर एक ओपनली पूरा खोल दिया है उसको कि जो कोई ऐसे आएगा उसको भी हम नहीं रोकेंगे। तो फिर आप क्या चाहते हैं? फिर हम ये चाहते हैं कि रवि जी, हम ये चाहते हैं, ठीक है आपने यदि इतनी रिस्क ले ली है तो हम ये चाहते हैं कि ठहराव केंद्र आपने कहां कहां बनाए हैं और उन ठहराव केंद्रों में कितनी व्यवस्था की गई है, कितने लोगों की व्यवस्था की गई, कितने लोगों को छोड़ा जाएगा, कितने लोगों को वहां से रिसीव किया जाएगा, ये तमाम व्यवस्थाएं और कितने केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है। ये जो कैंप है ये आपके शासन में कितने बने हैं, इसको क्यों नहीं आप शो कर रहे हैं? फिर आप दर्शाओ ना, क्योंकि पक्ष और विपक्ष को भी पता लगना चाहिए ना कि आपकी नीतियां ठीक चल रही है या आप हवा में ही बात कर रहे हैं। तो ये बिंदु तो उठेंगे और ये हर बार हम इस बात पे डिबेट करेंगे और बात करते रहेंगे। अब तो समय ही कम रह गया है, यदि आपने अभी भी कुछ कमियां खामियां रह गई है तो मुझे लगता है कि ये जो गीले हाथ है ये विपक्ष पे भी पहुंच देने चाहिए। यदि हमारी भी कहीं जरूरत पड़ती है तो हम बिल्कुल दमखम के साथ आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। ठीक है, उमर सिसोदिया, आप अपनी बात रखी हुई जयसिंह राव जी के पास। देखिए, मैं अभी राजेश मिश्र जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मैं उनकी बात सुन रही थी। उन्होंने अपने जो अभी वचन जो उन्होंने बोले, उन्होंने लास्ट में एक बात कही कि जो लोग बीमार हैं या जो लोगों का पंजीकरण नहीं हुआ है उनको ऋषिकेश में रोक दिया जाएगा। मैं बहुत ध्यान से उनकी बात मैंने सुनी, तो कितना बड़ा विरोधाभास है कि एक तरफ सरकार ये कहती है कि जो नॉन पंजीकृत लोग हैं उनको भी आगे यात्रा में उनको स्थान दिया जाएगा, और बीजेपी के प्रवक्ता अपने बयान में ये कहते हैं कि जो जिनका पंजीकरण नहीं है उनको रोक दिया जाएगा। तो सबसे पहला विरोधाभास तो यही है कि सरकार क्या बोल रही है, प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं। मैं समझती हूँ कि बिष्ट जी को इस बारे में शायद होमवर्क करके नहीं आए हैं कि उन्होंने जो कहा है, और आप चाहें तो अपने इसको रिवर्स करके भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो चीज उन्होंने बोली है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, देखिए हम लोगों ने उत्तराखंड में बहुत सारी आपदाएं झेली हैं,
2013 की जो केदारनाथ या आपदा थी वो भी उत्तराखंड ने झेली है, और उसके जो दंश हैं वो आज तक हमारे, जो घाव हैं वो आज तक हमारे दिलों में जिंदा हैं। उस समय भी वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को चेताया था कि बारिश हो सकती है, तेज बारिश हो सकती है, लोगों को ऊपर जाने के से रोका जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी, ध्यान नहीं दिया, और हमने एक बहुत ही भीषण आपदा उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देशवासियों ने झेली है। आज ऐसे ही एक रिपोर्ट आई है IIM की तरफ से हमारी सरकार के लिए, और जिसके ऊपर जो सचिव हैं वो बैठकर उस पर बातचीत भी कर चुके हैं। वो बात अलग है कि पर्यटन मंत्री को पता है नहीं पता है, वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन सरकार को पता है। अगर सरकार के जो प्रशासनिक अमला है अगर उसको इस बात का पता है और उस पर वो लोग चर्चा भी कर रहे हैं, तो ये मामला बहुत नाजुक हो जाता है। हम लोग ऑलरेडी एक बड़ी आपदा झेल चुके हैं कांग्रेस के शासन में। उस समय जब हम विपक्ष में थे बीजेपी वाले, तब उन्होंने बहुत क्वेश्चन उठाए हरीश रावत जी के ऊपर कि इतनी बड़ी रिपोर्ट को आपने दरकिनार किया और इतने सारे लोग यहाँ पर मारे गए, रामबाड़ा पूरा मतलब देश के नक्शे से एक शहर खत्म हो गया। तो क्या करना चाहिए, क्या सुझाव है? देखिए, मेरा सुझाव बिल्कुल है कि जो रिपोर्ट आई है साइंटिफिक रिपोर्ट, देखिए आस्था एक अलग मसला है। हमारा सबसे हिमालय जो है सबसे यंगेस्ट पहाड़ है इस समय पूरे विश्व में, और जो हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं उनको भी सुना जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और सरकार को लिमिटेड संख्या में यहाँ पर यात्रियों को बुलाया जाना चाहिए। ठीक है, आपको इस साल रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, कोई बात नहीं, अगले साल के लिए आप कीजिए, उससे अगले साल के लिए आप कीजिए, वेट कीजिए। पहले भी तो लोग पैदल पैदल जाते थे और कई महीनों की यात्राएं करते थे। हमें उनके जान माल की रक्षा करनी है अपनी आस्था के साथ साथ। अगर ये लोग जो आस्थावान लोग हैं, देखिए हम सभी लोग केदारनाथ जाते हैं, जा चुके हैं और आगे भी जाना चाहेंगे, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, उनकी जो जान माल की सुरक्षा है वो सरकार की पहली प्रायोरिटी है। तो मैं समझती हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन साइंटिफिक साइंस के हिसाब से, जो हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं उसके हिसाब से कि हमारे हिमालय की जो लोड बेरिंग कैपेसिटी है वो कितना है, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहता है, हमारे हिमालय की जो वहाँ का वन्य जीव है वो क्या कहता है, ताकि हमारा हिमालय भी बचा रहे, हमारे लोग भी बचे रहे और हमारी आस्था भी बची रहे। एक साइंटिफिक तरीके से हमारी आस्था को आगे ले जाना चाहिए। हमारा सनातन धर्म तो पहले ही सबसे ज्यादा वैज्ञानिक धर्म है, हम तो हर चीज को विज्ञान के साथ जोड़ते हैं। तो अगर हमारे धार्मिक जो हमारी आस्थाएं हैं वो विज्ञान के साथ जुड़ के यात्रा को पूरा करेंगी, तो मैं समझती हूँ इससे बेहतरीन कुछ नहीं होगा। ठीक है, जय सिंह रावत जी से समझ लेते हैं। सर, ये तो पॉलिटिकल बातें हो गई और अपने बात की है विपक्ष ने भी, सत्ताधारी पार्टी ने भी। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की जो तैयारियां हैं वो आप किस कदर देख रहे हैं, उन्हें कैसे समझा जा सकता है, और साथ ही साथ जो कैपेसिटी को लेकर बात हो रही है कि धारण क्षमता एक रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं हुई, उस पर काम होना चाहिए। विपक्ष हालांकि खुलकर भी नहीं कह पा रहा है कि सीमित कर दो संख्या या बाध्यता लगा दो। उनका कहना है कि नहीं, संख्या को इस हिसाब से करो, उसके लिए तैयारियां करो। दोहरी बात कर रहा विपक्ष। एक तो कहते हैं सीमित करो, दूसरे कहते हैं मत रोको। ये क्या बात है? खैर ऐसा है रवि, मैंने एक डिटेल्ड आर्टिकल लिखा अमर उजाला 17 तारीख को। ये सब चीजें मैं लिख चुका हूँ जी, और एडिट पेज में छपा है, एडिट पेज का आर्टिकल है। इसका मतलब पूरा भारत का जो हिंदी बेल्ट है वो हर जगह वो पेज गया है और लाखों लोगों ने उसको देखा होगा। बहुत बढ़िया। और यही बात मैं उठा रहा था, जो जिसमें कुछ चीजें दसमाना जी ने भी अभी बोला है, वो रोहतक वाली है, WII वाली है, NDMA की है। ये सारी रिपोर्ट जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं वो वही कहती हैं कि इसकी कैरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है। हिमालय जितना यंगेस्ट अभी बात हुई है, आप हिमालय पर जितना ऊपर जाते हैं उतनी इसकी फ्रेजाइल, इतनी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। वहां जितना क्राउड कम हो उतना अच्छा है ना। ये है एक बात, तो ये है कि ये बात तो होनी चाहिए। दूसरा, जहां तक सरकार की तैयारियों का, आजकल हम लोग, आप लोगों के पास हमारी विज्ञप्तियां आ ही रही हैं जी जी जी, रोज कभी मुख्यमंत्री, कभी मुख्य सचिव, कभी सचिव, ये कभी पर्यटन सचिव, निरंतर बैठकें हो रही है, तैयारियों की हो रही है। और जितनी सरकार की क्षमता है, संसाधन है, उतनी तैयारियां सरकार कर रही है। लेकिन अरे जितनी आपकी क्षमता ही नहीं है, उतनी ज्यादा लोगों को आप क्यों बुला रहे हैं? आपने इतनी तैयारियां करने के बाद, इतनी सुविधाएं देने के बाद, कल आपने गालियां खानी है। हर वक्त होता है, अव्यवस्था हो जाती है। जब अनलिमिटेड भीड़ आ जाती है, कोई ऋषिकेश में रुकता है, कोई कहीं रुकता है, और वो सरकार को गालियां, पूरा बदनामी होती है हमारी। उस अव्यवस्था से क्या हम तो अतिथि देवो भव की बात है। जितनी आपकी कैपेसिटी नहीं है उतनी क्यों बोलते हो, और क्यों यहाँ रुकना पड़े? देश भर में प्रचार करो कि इस
जैसा अभी कुछ दिन पहले आया था सीएम साहब का कि जितनी जो बिना रजिस्ट्रेशन के अलाउ नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। ठीक बात है। पिछले साल भी वही बोला, उससे पहले भी वही बोला, फिर बाद में ये है कि वो शिव जी की बारात हो जाती है। और वो कितना डिसास्टरस है। ये अभी जो है ना हमारे कुछ पैनलिस्ट भी बोल रहे हैं, दत्तमाना जी बोल रहे हैं, मेरा आर्टिकल आप 17 उसका अप्रैल का पढ़ो, पूरा जी, लिखा हुआ है मैंने, किसकी क्या 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 दिक्कतें इसमें आ रही हैं। यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी इतनी है ही नहीं। जब राज्य का गठन हुआ था कितना 13 लाख गए थे चारों धामों में। पिछले साल कितने गए? 46 लाख। उससे पहले 56 लाख गए। और अब कह रहे हैं 60 लाख। और ये ऐसे भी महान हस्तियां हैं, त्रिकालदर्शी लोग, और वो तो कहते हैं 1 करोड़ लोगों को हम बद्रीनाथ केदारनाथ पहुंचाएंगे। तो क्या ये सारा उत्तराखंड को बर्बाद कर देंगे? इनको याद नहीं है 2013 में क्या हुआ? उस समय भी यही हुआ था। देखिए हमारी सरकारों ने पहले भी किया कि बद्रीनाथ के लिए इतने हजार होंगे, केदारनाथ के लिए 10,000 प्रतिदिन के होंगे, रोज होता है। लेकिन पीछे क्या होता है, उसमें पंडे पुजारी खड़े हो जाते हैं, होटल व्यवसायी खड़े हो जाते हैं, दूसरे लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई नहीं 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 इसको बढ़ाओ जी, इसको हटाओ। अरे भैया स्ट्रिक्ट, ये बात मैंने सीएम साहब से कही अभी। ये क्या कर रहे हैं? ये आपको कठोर निर्णय लेना ही पड़ेगा, इस प्रदेश के हित में लेना पड़ेगा। अरे जितने सीमित यात्री रहेंगे उनको आप बेहतर सुविधाएं देंगे उतना। अरे आप ये समझ लो कि अब तो फॉर्चुनेटली हर कस्बे में एसटीपी बन गए ना, शौचालय बन गए हैं, सुलभ शौचालय बन गए हैं। लेकिन उनकी कैपेसिटी कितनी है? लोकल लोगों के लिए है ना। जब 50-60 लाख लोग जाएंगे तो क्या उनमें कैपेसिटी है? लोग जहां तहां, वो गंदगी कहाँ जाएगी? हमारी नदियों में आएगी। वो प्लास्टिक कहाँ जाएगा? जो रैपर लेके आते हैं वो कहाँ जाएगा? वो सारी गंदगी कहाँ जाएगी? उसको कौन देखेगा? उसको कौन देखेगा? और ट्रैफिक जैम की बात आप कर रहे हैं। आप निकलो ना, हमको वैसे अब यात्रा में तो निकलना ही मुश्किल होता है। 7-7 घंटे लोगों को रास्ते में रुकना पड़ता है, 7 आवर्स अ डे। इतना इंतजार कर। अरे हम वो लोकल लोग आना जाने में दिक्कत होती है, जो अभी बता रहे थे ऋषिकेश में होती है और जगह होती है, पसीना पसीना हो जाते हैं। तो वो आपके बस अड्डों की हालत क्या है? अरे जितने लोगों को आप बुला रहे हैं, इतने लाखों को प्रॉपर कहीं स्टेशन पर खाना नहीं खा सकते, वो चाय नहीं पी सकते हैं। वो फिर क्या करते हैं? जंगल में जाते हैं, वहीं शौच वौच करके वहीं गंदगी करते हैं, सारा मुश्किल हो जाती। एक तो अब नया है ऐसा, एक तो पहले ये क्या होते थे, ये कांवड़िए हरिद्वार तक जाते थे। अब उनकी ये मजाल है, वो तो सीधा गंगोत्री जाने लग गए हैं और टनों के हिसाब से वो गंदगी करके डिफेकेशन करके आ जाते हैं। तो ये स्थिति यार, धर्म अपनी जगह है। हम मानते हैं पर्यटन तीर्थाटन हमारे उत्तराखंड की आर्थिकी है, टिकी हुई है। और ये समझिए कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा इंडस्ट्री क्या है? ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है जिसमें लाखों परिवार जुड़े हुए हैं इस यात्रा से। वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, चाहे जीएमओयू है, केएमओयू है, आपका टीजीएमओयू है, फिर टैक्सी सर्विसेज हैं और सारी चीजें हैं। लाखों परिवार इससे जुड़े हुए हैं। हम कहते हैं ये भी फ्लोरिश करे, लोगों को हो। लेकिन ऐसा तो ना हो कि साला एक खुमचे का, भाई साहब एक खुमचे पर 15-15 हजार लोगों ने किराया लिया यात्रियों को। जब व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो क्या यात्रियों को लूटने के लिए आप बुला रहे हैं? जी। कितने का एक रोटी मिलती है? कितने का एक गिलास पानी मिलता है? वो जब सरकार की व्यवस्थाएं, ये अभी चंद्रेश कुमार वो है, वो डॉक्टर भी हैं, आपके स्वास्थ्य सचिव, वो निरंतर विजिट कर रहे हैं, कभी बद्रीनाथ जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन आपकी कैपेसिटी है नहीं भाई उतना, जो आप कर ही नहीं सकते। क्यों आप बोस्टिंग कर रहे हैं? साहब आओ तुम भी आओ, और उसका फिर अरे देखो हमने इतने लाख लोगों को बोला। अरे किस हाल में गए? 2013 की आपदा को आप समझे नहीं? वो भूल गए क्या? उस बार भी क्या हड़ताल कर रखी थी वहां पंडा पुरोहितों ने, खच्चर वालों ने हड़ताल कर रखी थी। इतने लोग नहीं मरते उस दिन। अरे आप कानून है ना, कानून को तो कानून अपने हिसाब से चलता ना। कानून भगवत गीता के हिसाब से नहीं चलेगा, कानून संविधान के हिसाब से चलेगा, कानून कुरान के बाइबल के हिसाब से नहीं चलता है। राजकाज तो संविधान से चलता है, कानून से चलता है।
अब उसके हिसाब सरकार का काम कानून का पालन कराना है। आपको वहां सरकार में प्रवचन देने के लिए नहीं बिठाया हुआ है। जी जी जी। आपको शासन करने के लिए है, लोगों को बेहतर जिंदगी के लिए है। यात्रा करने प्रॉपर करिए, हम कह रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन आपकी कैपेसिटी वो आप क्लियर करो कि इतने लोग नहीं जा सकते हैं, तो नहीं जा सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष में अगर इस पर सवाल उठा सरकार को नहीं दम होना है। विपक्ष में भी रवि, विपक्ष में भी दम नहीं है। अभी बात आ रही दोहरी। हाँ, नहीं, स्पष्टता होनी चाहिए। कह दिया विष्णु जी ने, कह दिया हम रोक देंगे, पहले कि कम से कम। लेकिन सर इस पर एक सवाल और भी है ना। हमने पूर्व में देखा जब संख्या को सीमित कर दिया गया तो वहां के स्थानीय लोगों में फिर नाराजगी हो जाती है और इस सरकार के खिलाफ होती है। लेकिन अरे देखो, सुन लो, पब्लिक तो कई चीजें देखना चाहती है, लेकिन क्या सरकार टीवी पे, उस पे, इंटरनेट पर बहुत कुछ देखना चाहती है? लोग यंगस्टर देख के क्या आप उनको दिखा देंगे? एक सीमा होती है ना, हर चीज की सीमा है, उसी हिसाब से चलेंगे ना। जो आप वो देखो, जो एफटीपी बने ना, मल जल शौचालय बने हुए हैं ना, जी जी जी, वो अल्टीमेट, उनमें तो कितने लोग जा सकते? इतने लाख लोग तो नहीं जा सकते। ठीक बात। और जब अब पिछले साल मैंने खुद आर्टिकल, अरे बद्रीनाथ का जो एसटीपी है वो मलमूत्र कहाँ बहाया गया? अलकनंदा में बहाया गया। सारी दुनिया ने देखा, हमने भी छापे, वो सबने देखे हो। जी जी जी। तो वो सारी गंदगी, वो देखो मलमूत्र अलकनंदा जैसी पवित्र नदी में गिरा रहे। एसटीपी वाले क्या करेंगे? कहाँ ले जाएंगे उसको? ठीक है, किसके यहाँ ले जाएंगे? ठीक है, ठीक है। तो वो सारी चीजें व्यवहारिक बनो, डरो नहीं सरकार को हमें भाई आपको कानून का पालन करना है। आप बिल्कुल बिल्कुल। और तमाम जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर कदम जितनी आपकी कैपेसिटी है। हाँ, अरे यही नहीं है काम, कदम उठाने की आवश्यकता। रवि, आजकल ऐसा लग रहा है कि सरकार का कोई काम नहीं है, केवल 4 धाम यात्रा भूल जाएंगे, ग्रीष्मकालीन राजधानी भूल जाएंगे। कहेंगे कैसे करेंगे, अब तो यात्रा चल रही है। ठीक है, कभी कुंभ के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी ये करो। आप राजकाज चलाओ भाई, किसके लिए आपको वोट दिया गया है? ठीक है सर, आपने शपथ खाई हुई है। ठीक है सर। राजेश जी, सवाल उठ रहे हैं धारण क्षमता को लेकर, और जयसिंह रावत जी ने कहा कि अब इस पर स्टैंड लेने की आवश्यकता है, लेकिन इस भी नाराजगी भी होती है, उन लोगों को भी देखना आप लोगों का ही काम है। बिश जी। रवि भाई देखिए, विपक्ष ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी समस्या, अपनी बातें रखी है। मैं ये मानता हूं इस पे कि सरकार पूर्व में जो अनुभव रहे हैं यात्रा के, और जो ये सनातन धर्म की विशेष यात्रा है जिसमें किसी को भी किसी जगह पे चाहे रोकने की बात हो, ग्रीन कार्ड देके आगे रजिस्ट्रेशन के साथ भेजने की बात हो, उनके लिए सुलभ शौचालय की बात हो, पानी की व्यवस्था कराने की बात हो, दर्शनों के लिए एक सही तरीके से सही संख्या में लोगों को जगह जगह दर्शन करा के भेजने की बात हो, वहां पे स्वास्थ्य के परीक्षण के साथ साथ डॉक्टरों की जो संख्या की कमी जो पूर्व वर्षों में दिखती थी, उस संख्या को बिल्कुल बढ़ाकर उस व्यवस्था से कर दिया कि वहां पे छोटी छोटी जगहों पे बड़े सेंटर्स भी खोल दिए, डे केयर सेंटर्स, की जहां पे अगर किसी के स्वास्थ्य के साथ कोई परेशानी होती है तो उसके लिए केंद्र द्वारा जो डॉक्टर्स भेजे गए हैं, एमबीबीएस, एमडी, एमएस तक भेजे गए हैं, सीनियर फिजिशियंस भेजे गए हैं। तो सरकार, ऐसा नहीं है कि इन सब बातों को जो विपक्ष यहाँ पे आपके माध्यम से देश को कहना चाहिए, उस मामले की जानकारी सरकार को नहीं है। ठीक, इनका काम सुझाव देना है। अच्छी बात है, इन्होंने सुझाव अपने दिए हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अगर कुछ अच्छे काम किए होते, अच्छी व्यवस्थाएं बनाई होती, तो सरकार उसको बढ़ाने का काम करती। नहीं तो लेकिन दुर्भाग्य प्रदेश का जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में व्यवस्था अच्छी थी, 10 दिन का टूर पैकेज था और उस तरीके से यात्रा होती थी। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा सरकार सिर्फ संख्या पर ध्यान देती है, जबकि जो संख्या तो आ रही है लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, उनका व्यवसाय नहीं चल रहा है, ये भी आरोप है। रवि भाई देखिए, मैंने आपसे एक बात कही है, विपक्ष का काम है आरोप करना, खासतौर पर जो आप खुद को मुख्य विपक्षी दल मानते हैं इस प्रदेश के अंदर, वो कभी 4 धाम यात्रा में जाएं तो सही। वो 4 धाम यात्रा से जितना परहेज करते हैं, जितना कुंभ से परहेज करते हैं, जितना राम मंदिर से परहेज करते हैं, वो कभी यात्रा गए हो बात को कहां से कहां ले जा लेते हैं, वो क्या कर रहे हैं। छेत्री जी, आप समय पे बोलिए प्लीज। मैं समय पे सारी बातें सुनता हूँ। आप देखो, ट्राई करिए ना, आप हर बात पे। मैं कहां ले जा रहा हूँ?
मैं कहाँ ले जा रहा हूँ, उनका काम है क्वेश्चन करने का, आपका काम बात नहीं है। को कहाँ से कहाँ लेकिन घुमा उन्होंने रहे ये कहा ना कि आरोप प्रत्यारोप, हम बात कर रहे हैं चारधाम बिस्टी जी, यात्रा की। आप तो ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस चारधाम यात्रा में नहीं जाती क्या? देश जानता है, मैं यही तो कह रहा हूँ। अगर ये यात्रा में आप गए प्रदेश होते- की बात करिए ना, अगर आप ये देश की यात्रा में बात, गए होते, प्रदेश की आप बात देश के करिए हिस्से पहले। में चार जब धाम ना- यात्रा जब हमारे रिली- सिर पर है, जब- मुहाने जब- पर जब खड़ी है। नेशनलिटी पूछी जाती है, नेशनलिटी पूछी जाती है, इंडियन लिखते हैं या केवल अपनी देखिए। जगह अपनी कॉलोनी का नाम लिख देते हैं? इंडियन लिखते अरे हैं मैं ना। नेशनलिटी तो वही क्या मैं भर लूंगा अपने हिसाब से। क्या कुंभ आपके भारत- आपके नहीं, तो पंजीकरण वही मैं में आपको बता रहा हूँ, आपके पंजीकरण फॉर्म में आप वो लोगों व्यवस्था है का तो भर हाल लूंगा। देश- उसकी चलिए, चिंता ना करें। मैं फिर सवाल पे आप चार धाम यात्रा मुहाने पर हैं, आप उसका लोगों बताएं की ना। एक मिनट, मानसिकता, बिष्ट जी। आप लोगों की मानसिकता, कमाल है। ठीक है बिष्ट जी, आप सुनिए, लोगों की सवाल ये है, मानसिकता सवाल ये प्रदेश है, और देश जानता मैं सवाल है। पे आ रहा हूं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। धारण क्षमता को लेकर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ अगर एकदम से आ जाए तो सरकार के पास क्या तैयारियां फौरी तौर पर, क्या तैयारी आप लोगों के मैंने पास? रवि भाई आपको ये बोला कि सरकार ने सारी व्यवस्थाएं बना रखी हैं, ठीक है। कि वहां पे सीमित संख्या में लोगों के दर्शन कराए जाए। हाँ। लेकिन ये विफलता की कामना करने वाले विपक्षी लोग, चलिए ठीक है, अब मैं ठीक एक है, सवाल मैं और ठीक है। पूछना जब ये चाहूंगा यात्रा बिष्ट में जी जाएंगे, से। ठीक है, आपके यात्रा में मिनिस्ट्री जाके ऑफ वीडियो फोटो केंद्रीय डालें। ठीक है, एक मंत्रालय सवाल है ने कांग्रेस का, सुन लीजिए बिष्ट जी, सवाल है। केंद्रीय मंत्रालय ने, मेरा एक सवाल है, केंद्रीय मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक एडवाइजरी जारी करी है कि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रही है चारधाम यात्रा पे। आप उस पे बताइए, उस पे आप क्या करने जा रहे हैं? यहाँ करोड़ों रुपए का चूना देशवासियों पे लगाने की तैयारी में ठग बैठे हैं। ठीक है, आप कहां बात को घुमा रहे हैं? आप मेरी बात का, एक समय आपकी सरकार है, एक समय केंद्र चारा सरकार ने खाने एडवाइजरी वाली- जारी करी है। एक समय चारा खाने वाली जो सरकारें थी, अब कमाल एक है। समय यहाँ पे देश के अंदर खेल कराने वाली जो सरकारें थी, वो अरे ठीक है, खेल के पैसे को खा जाती इस पर थी। जवाब दे दीजिए ना एक कि आपकी समय क्या इस देश तैयारी के है। अंदर- मैं बता रहा हूँ ना, सवाल वो पार्टियां कर रही है आप जिनका चार कोई धाम नुकसान नहीं मुहाने हुआ। पर है। लेकिन भ्रम की यात्रा पे, आप चार धाम भ्रम मुहाने की पर स्थिति, है, आप उसके ये बाद भ्रम की बताइए ना, आप स्थिति, कहाँ आरोप ये प्रत्यारोप, भ्रम ये स्टाइल ये पुराना हो ब्रेन- गया। अब ये आप क्या कर रहे हैं? अब ये आप क्या स्टाइल कर रहे हैं? पुराना हो गया कि आप सवाल आरोपी तो लगा पूछो, रहे हैं। ठीक है, सवाल वही नहीं मैं कर रहे, आप क्या सवाल कर रहे हैं? पूछो। आरोपी तो लगा रहे हैं। क्षेत्रीय जी एक मिनट, तो ठीक है बिष्ट जी, आपके इसमें जवाब आरोप दे का दीजिए, जवाब देना पड़ेगा। वो स्टाइल जवाब पुराना हो दीजिए, गया। सरकार तो काम कर रही है, जनता उस पर समझ जवाब रही दे है। दीजिए ना, कोई बहुत देखिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए जवाब के लिए। हाँ। सरकार ने अगर एडवाइजरी अगर जारी करी तो क्या खराब काम किया? उन्होंने कहा जो लोग अगर गलत काम कर रहे हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं, उससे सचेत रहिए। इसमें खराब काम क्या कर दिया? अरे आपने बारिश कितने अगर पकड़े, हो रही आपने है, क्या बिठाया, तूफान- स्टेट गवर्नमेंट ने क्या व्यवस्था करी है? आप 1 to 1 कर लीजिए। ठीक है, रवि भाई को थोड़ी देर चुप कीजिए, 1 to 1 रवि, कीजिए, बताइए क्या कह रहे हैं आप? एक सेकंड, सबको समय देना। जैसे आप राव जी, 1 to 1 कीजिए, ठीक है, बताइए एक क्या मिनट, कह रहे हैं आप? एक हाँ, मिनट, मैं- जैसे राव जी की बात आनी आप बिस्टी, हाँ नहीं मैं जी जी, बीस 1 मिनट में गुस्ताखी कर रहा हूँ। ऐसा भारत सरकार का काम है एडवाइजरी जारी करना, एडवाइज करना है। मैं लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट सब्जेक्ट। उन्होंने उत्तराखंड के लिए, गृह मंत्रालय उत्तराखंड के लिए, आप क्या कर रहे हैं? सरकार थोड़ी ठग रही है। अरे ठग तो और है ना। हाँ। ये काम उस नहीं, अगर ठगी सरकार हो ने रही कोई तो ऐसा उसको रोकना, सरकार ने कोई उसको ऐसा अंकुश हेल्पलाइन नंबर लगाना जारी किया है, हमारी टोल सरकार, फ्री नंबर उत्तराखंड जारी। सरकार का काम मैं है। माफी चाहता हूं जय सिंह रावत जी, आप या तो बीजेपी के प्रवक्ता, मैं माफी चाहता हूं, या तो मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दे रहे हैं, वो अच्छी बात है। चलिए आप नहीं उन्होंने भी यही कहा पर कि मेरा सरकार मानना को यह है कि आपने, सरकार ने इसके लिए क्या कोई टोल फ्री नंबर जारी किया है? उन्होंने भी यही कहा। कोई एडवाइजरी जारी करी है? कोई ठीक है, ऐसा सेंटर बनाया कि भाई बिष्ट जी, जहां पे सवाल सीधा है। कांग्रेस ने कहा कि जो धोखाधड़ी हो रही है उसमें सरकार की क्या तैयारियां हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है सरकार, ठीक, सरकार ने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स जरूर एहतियात के रूप में यहाँ पे लागू किए होंगे। लेकिन अब कांग्रेस ये कही कि हेल्पलाइन नंबर लेके मुझे अरे सामने आप बैठना सरकार में चाहिए, बैठे सरकार होंगे, ने उसका जवाब देना करेंगे, चाहिए। देखेंगे, तो अरे कमाल है। ठीक है, इनकी भ्रम की स्थिति है। चलिए ठीक, इनकी अच्छा, कोशिश यही रहती ठीक है, सबको टाइम मिल जाए क्योंकि टाइम कम होता भ्रम की है, स्थिति टाइम बनी कम होता रहे। है। उमा सिसोदिया जी। देखिए, मैं सिंपल सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने 2013 की जो केदारनाथ की आपदा है वो हम लोगों ने झेली है। सरकार को रजिस्ट्रेशन जो लोगों को जो बुलाया गया है उसकी संख्या सीमित करनी चाहिए और बहुत प्रिकॉशंस के साथ, कम लोगों के साथ यात्रा जो है सुचारू करानी चाहिए। इसमें कोई आस्था की विरोधी बात नहीं है, ये हमारे लोगों की जान माल की रक्षा की बात है, हमारी नदियों की रक्षा की बात है, हमारे हिमालय की रक्षा की बात है। हमारा हिमालय, हम देखिए, हम लोगों ने एक संन्यास
सन्यासी को, जेडी अग्रवाल जी को हम लोगों ने 105 दिन के अनशन के बाद माँ गंगा के लिए यहाँ पर शहीद होते हुए देखा है। हम उस देवभूमि के लोग हैं कि जहाँ पर लोगों ने अपनी जान दे दी अपनी नदियों को बचाने के लिए। हमने चिपको आंदोलन देखा है, हमने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर, देहरादून की भी अगर मैं बात करूँ तो एक पेड़ कटता है तो 10 लोग आकर खड़े हो जाते हैं कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। सरकार अगर ऐसे में, हम लोग बहुत संवेदनशील हैं, उत्तराखंड एक बहुत संवेदनशील पार्ट पर बैठा हुआ है, लगातार यहाँ पर भूकंप के हम लोग एक जोन में हम लोग यहाँ पर आते हैं, और जब हमारे साइंटिस्ट किसी बात को कहते हैं तो हमें उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे साइंटिस्ट, हमारे देश का जो सबसे ब्रिलियंट ब्रेन है, उन लोगों ने इस बात को कहा है कि यहाँ की लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो कम है। सरकार किसी नए हादसे का ना इंतजार करे, सरकार किसी नए हादसे को न्योता ना दे कि उसके बाद हम और आप बैठकर फिर उस हादसे पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और हम बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को भी मैं कहना चाहूंगी कि आप जाइए और सरकार को आप अपने सुझाव दीजिए। हमारे सुझाव जो इस चर्चा में मिले हैं उन सुझावों को आप दीजिए। आपका यहाँ होना हमारे लिए अच्छी बात है कि आप यहाँ पर हैं और हमारी बात को आप सरकार तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर देखिए, हिमालय में यात्रा होना अच्छी बात है, लेकिन जय सिंह रावत जी ने जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बोली है, अगर मैं विष्णु जी से उस एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का मैं आंसर चाहूं कि जो सीवेज जो लाखों लोगों की तरफ से आएगा, वो सीवेज जो पिछली बार अलकनंदा नदी में बहाया गया, यहाँ पर इस बार कौन सा ऐसा प्लांट आप लोगों ने लगा दिया जिसमें कि उस सीवेज को डिस्क्रिमिनेट करने की, जो मतलब सीवेज जो उसको वेस्ट करने की आपने व्यवस्था की है, क्या कोई एक प्लांट भी लगाया है सरकार ने, या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कह दी हमने ये कर दिया वो कर दिया? सिर्फ एक प्लांट बता दीजिए, उस प्लांट का एड्रेस यहाँ पर बता दीजिए कि देखिए हमने केदारनाथ की इस जगह पर ये सीवेज प्लांट लगाया है, और जितने भी टॉयलेट के जो 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 गंदगी है वो इस यहाँ पर जाएगी, और उसके बाद हम इसको यहाँ पर जला देंगे, इंसुलेट वो जो उसको यहाँ पर जलाकर इसको खत्म कर दिया जाएगा। क्यों कोई एक प्लांट भी अगर राजेश मिश्र जी बता दें। मैं पूछ लूंगा। ठीक है राठौड़ जी, फाइनल कमेंट आपका। मैं बिजली से पूछ लूंगा। देखिए रवि जी, जिस प्रकार से सरकार ने कुछ व्यवस्था तो बनाई है, ऐसा भी नहीं है कि व्यवस्था नहीं बनाई। जो तीर्थाटन के पास के जो आसपास के क्षेत्र है उनको भी डेवलप करने का काम इन्होंने किया है, और तमाम 1500 नर्सों की भी व्यवस्था की है, सारी जगह अस्पताल भी बना दिए हैं, ऐसा नहीं है। और जो अभी पंकज भाई ने भी कहा कि भाई हेल्पलाइन 104 नंबर इन्होंने हेल्पलाइन के रूप में रखा है कि भाई किसी भी परिस्थिति में आदमी फंसता है तो वो वहाँ सेवा ले सकता है। इनके प्रवक्ता नहीं बता पा रहे तो पता नहीं, जानकारी नहीं लाई, हम नहीं कह सकते। आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ लाखों लाख लोगों को हम रोजगार दे सकते थे, लेकिन जो ये व्यवस्था है 375 किलोमीटर है जो ये हमारे पर्यटन क्षेत्र है, यदि हम इसकी व्यवस्था बनाने के लिए तो उत्तराखंड माना जाता था, लेकिन आप यहाँ रोजगार नहीं दे पा रहे। हम इसीलिए तो कहते हैं कि जो ये टूरिस्ट डेस्टिनेशनों का जो निर्माण करना था, इसमें हम कई लोगों को जहां हमारे कैंप होते हैं उनको हम रोकते, वहाँ 1-2 दिन रोकते, उसके बाद हम भेजने तो हमने उतने ही थे जितने वहां हमारी कैपेसिटी होती, उससे ज्यादा तो हम नहीं भेज सकते। लेकिन हम जिस प्रकार से अभी जय सिंह रावत जी ने भी कहा, भाई हम रोक किसी को नहीं सकते, जो यहाँ आ गया उसको व्यवस्था देना उत्तराखंड सरकार का काम है, हमारा काम है। ये विषय बोल नहीं सकते आप कि हम व्यवस्था नहीं देंगे, चाहे 1 करोड़ आदमी आए चाहे 50 लाख आदमी आए, वो व्यवस्था देना हमारा काम है। हम उनको डाइवर्ट कर सकते हैं, उनको हम कुछ दिनों के लिए रोक सकते हैं, वो हमारी व्यवस्था है, लेकिन हम किसी को बिना दर्शन के जाने नहीं देंगे। ये हमें वचन देना चाहिए पूरे भारत के जो नागरिक हैं और विश्व के जो नागरिक हैं। तो ये इसी रूप में आपको काम करना चाहिए था। ये कई वर्षों से नहीं दिखाई दे रहा है, आप रोजगार से इस कैंपों के द्वारा नहीं लोगों को जोड़ पा रहे हैं, तो ये आपकी विफलता ही हम कहेंगे, और इसमें हम ज्यादा और क्या। ठीक है, जैसे राव जी आपका फाइनल कमेंट चाहता हूं एक सवाल के साथ भी, कि खासतौर पर देखा गया जो हादसों वाली बात होती है तो उसमें जो हमारे वाहन चालक हैं वही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं इस वक्त इस चारधाम यात्रा में। उनके लिए भी सरकार को, हालांकि ये बात हर साल की जाती है कि स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, उनको सोने का समय दिया जाएगा, लेकिन इस पर कितना गंभीर होना चाहिए? शॉर्ट में आपका फाइनल कमेंट सर। एक तो ये प्राइवेट कंपनीज के जो होते हैं उनके ड्राइवरों को फुर्सत वो नहीं मिलता है, रेस्ट नहीं मिलता है, जबकि इतनी लंबी यात्रा के एक बस में 2-2 ड्राइवर होने चाहिए, होते नहीं है। हाँ, वो करते नहीं। एक तो ये है। दूसरा मेरा ये मानना है कि सरकार को कठोर निर्णय प्रदेश के हित में, यात्रियों के हित में, पर्यावरण के हित में लेना ही पड़ेगा, और जो व्यवस्था जो अपने जबान पर पका रहना पड़ेगा, बिना रजिस्ट्रेशन का कोई मत आए। जिसका रजिस्ट्रेशन फुल हो गया तो हो गया, उसके बाद फिर अगले साल आओ, फिर अगले साल आ जाओ, उसमें क्या बात है। ये तो ऐसा तो है ना कि इसी साल रहेगा चारधाम, वो तो युगों युगों से
ये वाली व्यवस्था सरकार को करनी तो चाहिए। मैंने बोल और दिया जो अभी आई सरकार ने एक एडवाइजरी दे रखी है भारत सरकार ने कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है, तो सरकार को उस चीज पर उस पर भी अपना जो आपका पुलिस है हाँ। या उनका आईटी या वो सेल होते हैं जो भी है इसका उसको एक्टिव करना पड़ेगा। बिल्कुल, उसे ज्यादा एक्टिव करना पड़ेगा। ये ठीक है कि ये तमाम चीजें काम कर रही हैं ऑलरेडी, लेकिन उसको और ज्यादा एक्टिव करना पड़ेगा। राज्य बिरजू उमा सिसोदिया जी का जवाब शॉर्ट में। ये ज्यादा हेलीकॉप्टर वहां जो चला रहे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ, वो भी वो बहुत महत्वपूर्ण बात है सर, बहुत महत्वपूर्ण। और चोराबाड़ी के लिए जी, राज्य बिरजू उमा सिसोदिया जी के जवाब के साथ फाइनल। देखिए उमा जी ने जो बात कही, बार बार 2013 की आपदा का जिक्र करा उन्होंने, और वो ये कहना चाह रही है उस बात से जो मैं समझ पा रहा हूँ कि 2013 में अगर ये आपदा आई थी तो आगे के लिए इस तरह की समस्याओं के लिए सरकार को या तो यात्रा में किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए या व्यवस्थाओं को जिस हिसाब से सरकार करी इससे संतुष्ट नहीं है। मुझे इस बात से ये कहना है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जब कहीं पे चुनाव लड़ती है और सभी सीटों पे हार जाती है तो क्या अगली बारी तैयारी नहीं करती है? नहीं, सवाल ये नहीं था। तैयारी करती है ना, नहीं सुनिए, तैयारी करती है और बेहतर करती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि 2013 के जो अनुभव रहे उसके बाद 12 सालों में सरकार ने जो अनुभव लिए हैं उन अनुभवों में जो भी तीर्थयात्री आएंगे उनके लिए उचित व्यवस्था होगी और सरकार की हर संभव कोशिश होगी कि यहां से कोई यात्री अगर यात्रा करके जाए तो यहां से पॉजिटिव संदेश के साथ जाए, 4 लोगों को इस यात्रा के बारे में अच्छी बातें बताए, सरकार की व्यवस्थाओं के बारे में बताए, तो यात्रा बहुत अच्छी होगी। पंकज क्षेत्री जी, देखिए ये जो सरकार है जी, यही वो सरकार है जिसने बुराड़ी में जाके एक मंदिर का निर्माण करने की बात कही थी और खुद गर्भगृह में माननीय मुख्यमंत्री साहब पहुंच गए थे। शॉर्ट में रखेगा। तो मैं बताना चाहता हूं ये वो सरकार है जो कह रही थी कि जो लोग वहां नहीं जा सकते वो यहां आ जाएं, फ्रेंचाइजी दे रहे थे। ये वो सरकार है जो QR कोड बांट रहे थे। तो इस सरकार से मैं समझता हूं कि कोई भी उम्मीद करना ये बेईमानी है। और बाकी जो व्यवस्था की बात है वो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से लचर व्यवस्था है। अभी तक हमें एक भी बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। इसमें तो पूरा एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी, इसमें सबको आमंत्रित करना चाहिए था, इसमें बताना चाहिए था, इस पर पूरा डेमो होना चाहिए था कि हमने ये किया है, ऋषिकेश में ये पार्किंग है, यहाँ पर ये सुविधा है, श्रीनगर में ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर चेक पोस्ट है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद आगे जाएंगे, इसके बाद यहाँ रुकेंगे। पूरा इसका एक पूरा मैं कहता हूँ 3D प्लान होना चाहिए था। ठीक है, पर कोई 3D प्लान नहीं है। मैं समझता हूँ कि इनसे कोई भी अपेक्षा करना बेईमानी। ठीक है, वक्त इतना ही है। आप सभी मेहमानों का इस महत्वपूर्ण चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। आज क्वेश्चन आवर में हमने बात की है चारधाम यात्रा 2025 को लेकर। बहुत सारे सवाल हैं विपक्ष के और उस पर हमने सत्ता पक्ष से सवाल भी पूछे। साथ ही साथ अभी एक मॉक ड्रिल के तौर पर चारधाम यात्रा को लेकर सरकार मॉक ड्रिल करेगी और इसमें भी परखेगी कि व्यवस्थाएं कितनी हैं। यात्रा बहुत जल्द शुरू होने वाली है और सबकी शुभकामनाएं कि यात्रा सरल, सुखद और ठीक ढंग से आगे बढ़े और किसी तरीके का व्यवधान न हो। इस पर सरकार को चुनौतियों के साथ अपनी तैयारियों को पूरा करना होगा। नमस्कार।